इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है, उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ़ अतराफ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं। यहाँ के सूबाई जनरल कौंसल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, उसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी है तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। पीटीआई कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रेट अलायंस उन्होंने जा रहे हैं। सिंध में जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है, जो BTA और JU है, तमाम जमातें जो इलेक्शन में गांधियों के खिलाफ मुद्दा रखे। कल रात आपकी DDA के रहनुमाओं से
ملاقات ہوئی ہے. کیا سندھ میں اس جو اقتدار جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. اس ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ فوج ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا, اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. الگ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی نہیں ہے, صاحب سے بھی آپ کی دوستی نہیں ہے اور آپ کی ہے, تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے, کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا دیا ہے. آپ پی ٹی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی, لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی, لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے, نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پڑے رکھ دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں. یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں. ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں, وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے. ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے, ہم نے ان کے استحکام کی بات کی, اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے. تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے. اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا, انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھو دی. یہاں سے لے لیجیے, یہاں سے 3 ہو گئے, یہاں سے لے لیں. آپ نے اپنی رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہے, صدر کے امیدوار کے لیے بھی یہی
इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और यूनियन लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे? बेटा, आप लोग मेरा ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। हजरत, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ, अगर कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफ़ें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं क़ुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रखें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ न करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना क़ुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि साल 1 साल चलेगी। जरदारी साहब जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बताओ सदर रहेगा? दूसरा, एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई से मुताबिक थी, तो वो एक यहूदियों के एजेंट हैं। आपको क्यों इतना जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बार बार इस बात की तकरार की जरूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहाँ भी प्रश्न जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहलील होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको, जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है जी कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा, उससे आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन यह है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता। जो लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी, तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़ों को तारुफ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है। और अगर एक माहौल बनता है कि जिस माहौल में हम बैठ कर उन इख्तिलाफ को दूर कर सकते हैं तो हम इसको खैर मकबूल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने 2 असेंबली का, सिंध असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली की थी, केपीके में क्या बिल्कुल ठीक इलेक्शन नहीं? वहाँ भी हमें चारों सूबों के इलेक्शन पे एतराज़ है। हम ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता केपी में इलेक्शन हुआ है तो हम उस पर मुतमईन हैं, वहाँ भी मुतमईन नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जमीयत उलमा का मामला मुख्तलिफ है। वो बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड एक गेम होती है और जो डीप पॉलिटिक्स होती है उसका हिस्सा है, और वहाँ से जो चीज़ें हिलती हैं यहाँ पर वो उसके हरकतें जो है उनको नज़र आती हैं, तो हम उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम नज़रियाती तौर पर फेस करेंगे। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अमरीका मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आज फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहा है और 30,000 तक शहादतें पहुँच चुकी हैं। बारिशें होती हैं तो उनके सर छुपाने की जगह नहीं है, बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो शीरखार थे और आने वाले वक्त में उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम किसके औलाद हैं। क्या ये इंसानी हुकूक नहीं है? क्या अमेरिका और मगरबी दुनिया को इस इंसानी हक का एहसास नहीं है? यहाँ वो हैवान बन चुके हैं, वहशी बन चुके हैं, और इसराइल की जो दरिंदगी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किस मुंह से अमेरिका और मगरबी दुनिया आइंदा पूरी दुनिया में इंसानी हक की बात करेगा?
शर्म नहीं आएगी उनको। और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को भी हया करनी चाहिए। उनकी गैरत हमीयत कहाँ चली गई है कि इस्लामी दुनिया इस पर जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। उनको भी उठना चाहिए और खुलकर अपने मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसी किस्म के उनको मफादात का लिहाज नहीं रखना चाहिए। दुनिया को अल्लाह ने कायम रखना है, इज्जत अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तरक्की का मालिक अल्लाह है। और अल्लाह पर एतमाद शायद मुसलमान हुक्मरानों का ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ दुनिया के हुक्मरानों को, खुदाओं को जानते हैं। अमेरिका की खुदाई का इनकार कर दें और अल्लाह की खुदाई का इकरार कर दें, फ़लस्तीनों पर मुसीबत कम हो जाएगी। हमने तो उनको जुल्म के हवाले कर दिया, दरिंदों के मुंह में छोड़ दिया है। कोई इस्लामी दुनिया का हुक्मरान है जिसको कुछ तो हया आए, कुछ तो शर्म आए, कुछ तो अपने कलमे की हया उसके पास हो। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कि हम सब जो है इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान कौम की 2-3 महीने के अंदर 30,000 तक शहादतें, ये भी तो कोई मुंह से, एक घर नहीं है किसी के पास। बारिश आती है, बारिशों के अंदर उसकी माएँ जो है अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, किसी को रहम नहीं आता उनकी हालत पर। घास खा रहे हैं वो, छोटे छोटे बच्चे घास खाते हैं और उनको पॉइजनिंग हो जाती है और वो मर जाते हैं उससे। तो ये कोई हालत है दुनिया में हो रही है और हम खामोश हैं इसके ऊपर। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, अब आज आप ऐलान कर रहे हैं कि हम स्पीड पे आएंगे, इससे तो और अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हर इस्तेहकाम के लिए एक इंहदाम जरूरी होता है। अगर आपका घर जो है ज़ल्ज़ले में क्रैक हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि इसको गिराएंगे तो और टूट जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। तो इस्तेहकाम के लिए आज इस हद तक गैर मुस्तहकम है हम, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कि एक दफ़ा उसका इन्हिदाम ज़रूरी होगा और वो इनकलाबी तहरीक से मुमकिन हो सकता है। अच्छा ये बताइए, कब से आप मुल्क को बंद करने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं, तो जांच की कॉल कब से शुरू हो जाएगी आपकी? थोड़ा ज़रा सब्र कर लें, हम उसी के लिए तो हम आए हुए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। शुक्रिया जी। बता दें, आपने कहा असम्बलियाँ खरीदी गई, इन्होंने इसके जरिए खरीदी गई, क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने खरीद सकती थी? जमीयत उलमा इस्लाम की सीटें तो खरीद ली गई हैं, तो अगर हम खरीद सके तो कुछ हमारी भी हुकूमत बन जाती है। बहुत शुक्रिया आपका।